एक अच्छा रिलायबल स्कूटर चाहिए, इसके अलावा हमारी कोई और विश नहीं होती, जिसके लिए हम मल्टीपल ऑप्शंस देखते हैं। अगर पेट्रोल की तरफ देखें तो सबसे पहले नजर जाती है एक्टिवा के ऊपर, बहुत ज्यादा पॉपुलर है और बहुत ज्यादा पॉजिटिव्स आपको इस गाड़ी में दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा भी माइंड स्विच करो और बोलो कि यार ईवी ही फ्यूचर है, तो आपको एक्टिवा के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा तगड़ा कंपटीटर iQube ही दिखाई देगा। लेकिन फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कौन सी सही है, ईवी या पेट्रोल। खैर, यहां पर ईवी और पेट्रोल की बात ना करके हम iQube और एक्टिवा को प्रॉपर्ली कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि आपके लिए बेटर चॉइस कौन सी हो सकती है। क्योंकि सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेशन तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में किया है, लेकिन अल्टीमेटली हमें सिर्फ पैसे नहीं बचाने, एक बढ़िया सी गाड़ी लेनी होती है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे दोनों गाड़ियों की कैपेसिटी से कि भाई कितना क्या बैटरी वगैरह लगी हुई है। सबसे पहले टीवीएस iQube की बात करेंगे तो यहां पर आपको बेसिक वेरिएंट में 2.2 किलोवाट आवर की बैटरी भी देखने मिलती है, जो कि रेंज 70-80 किलोमीटर की दे देती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रेंज बढ़ाना चाहते हो तो आपको 5.3 किलोवाट आवर की बैटरी पैक भी दिखाई देगी, जो कि 212 किलोमीटर की रेंज क्लेम के साथ आती है। क्लेम्ड है, मिलती 130-140 के आसपास है, जितना भी मैंने कस्टमर्स के रिव्यूज देखे हैं, पढ़े हैं, समझे हैं, चलाए हैं, गाड़ी देखी है, यहां तक मुझे पता है कि 130-140 इनफ हो जाता है। उसके बाद गाड़ी उतना नहीं खींच पाती है। होंडा एक्टिवा की बात करोगे तो एक बढ़िया सी पेट्रोल स्कूटर है, जो कि लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है एज अ पेट्रोल स्कूटर। कॉम्पिटिशन में बहुत कम गाड़ियां आती है, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी जो है वो एक्टिवा आपको निकल कर दिखाई देगी। 6G अभी आया हुआ है और अब तो किक वगैरह नहीं आती, मतलब उसमें किक ही नहीं है, पर बेसिक वेरिएंट में किक मिल जाती है। साथ में सर्विस नेटवर्क बहुत ज्यादा अच्छा है, रिलायबल गाड़ी है। आपने मतलब आज के समय में आपको ना 10 साल 12 साल 15 साल पुरानी भी एक्टिवा दिख रही है रोड पर, तो एक ट्रस्ट वहां से भी निकल कर आता है, कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में फिट हो जाता है। तो ये दोनों गाड़ियां अपनी जगह पर ऐसी हैं। कुछ साल iQube को भी हो गए हैं, रोड पर गाड़ियां हैं, बिल्ड क्वालिटी के लिए लोग काफी प्रेज कर रहे हैं और सर्विस के लिए भी बहुत ज्यादा प्रेज से मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई आपके लिए कैसी रहेगी। तो अगर राइड क्वालिटी की बात करोगे, सबसे बड़ी बात iQube साइलेंट होती है, इलेक्ट्रिक स्कूटर है। दूसरा, प्लस राइड आपको काफी ज्यादा मिलेगी, सस्पेंशन वगैरह काफी बढ़िया मिलते हैं। तीसरी बात कि परफॉर्मेंस काफी तगड़ा मिलता है। 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क क्या होता है भाई। अब इतने टॉर्क के साथ जब इसे आप पावर मोड पे चलाएंगे, बहुत एकदम उड़ने ही जाती जगह से, लेकिन आपको पावर लैग नहीं मिलेगा और स्मूदर पावर डिलीवरी आपको मिलेगी। गाड़ी चलाने में आपको कहीं भी ये फील नहीं होगा कि आप जैसे हल्की गाड़ी पर बैठे हुए हो। बहुत सारे स्कूटर्स में ये फील होता है कि आप एक हल्की गाड़ी पर बैठे हो, जब वो इलेक्ट्रिक की बात करते हैं तब, कि वो संभाल नहीं पाएगी। यहाँ पर आपको पूरा कॉन्फिडेंस मिलता है। फैमिली एरंड्स हैं छोटे मोटे की, भाई सामान लेने जाना है, ये करना है, वो करना है, सिटी में घूमना है, आपको एक परफेक्ट राइड गाड़ी देने वाली है। और सबसे बड़ी चिंता मुझे ये होती है जब इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात करता हूँ, तो छोटा सा जो पावर डिलीवरी जो लैग होता है ना, बहुत सारी, जैसे एम्पियर मैग्नस मैंने चलाई थी, मैंने ओकिनावा भी चलाई है, वहाँ पर आपको इनिशियल लैग मिलता है। आपने एक्सेलरेट किया, गाड़ी लगभग 1 सेकंड का लैग लेती है। ये कब पता चलता है, जब आपने कोई ब्रेकर के ऊपर से गाड़ी निकाली और आप स्लो कर चुके थे गाड़ी, और उसके बाद जैसे ब्रेकर खत्म हुआ, आपने घुमाया, गाड़ी नहीं निकलेगी। और एम्पियर मैग्नस में तो मैंने अलग ही समझ में आया था कि भाई वो गाड़ी बढ़ना ही नहीं चाह रही थी, 2 सेकंड का लैग होता था, पीछे वाला तब तक आके शायद गाड़ी चिपका दे अपनी। तो इस गाड़ी में वैसा नहीं है। एक्टिवा की बात करोगे तो अगर आप ओवर iQube देखो, आपको रियल वर्ल्ड रेंज ज्यादा मिलेगी, क्योंकि आपकी गाड़ी का टंकी एक बार फुल हो गया ना, वो 200-250 किलोमीटर से पहले रुकेगा नहीं। जनरली 4.5-5 लीटर की टंकी होती है, थोड़ा सा पाइप में भी आ जाता है तो थोड़ा ज्यादा पेट्रोल भर जाता है, और उसके बाद ये गाड़ी लगभग 45 का एवरेज दे देती है। क्लेम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन जहां तक मेरे पास भी एक एक्टिवा है तो मुझे पता है कि भाई 40-45 से ऊपर वो एवरेज नहीं दे पाती है। हाईवे चलोगे तो मिलेगा, लेकिन हाईवे पे एक्टिवा लेकर के कौन जाएगा ना 200 किलोमीटर। तो सिटी राइड्स के लिए 45 का एवरेज लेकर पकड़िए और अच्छा खासा सा मिल जाएगा। दूसरी बात, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत ईजी है। इतने साल हो चुके हैं इस गाड़ी को कि आप जिस सर्विस सेंटर में जाओगे, भाई ये नहीं मिल रहा है, वहां मिल जाएगा, वो पार्ट बिल्कुल मिल जाएगा। और कोई पार्ट अगर ऐसा है कि भाई जो खराब होता ही नहीं है कभी, लेकिन आपने तोड़ दिया है, तो वो बोलेंगे ऑर्डर पे आ जाएगा, हफ्ते भर का समय लगेगा मैक्सिमम, जो कि iQube के केस में जनरली हो सकता है कि हर एक पार्ट के लिए हो, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है और अगर आप मेट्रो सिटी में नहीं है तो पार्ट्स आने में समय लग सकता है। अब कॉस्ट कैलकुलेशन तो मैंने बहुत सारे किए हैं, लेकिन यहां पर हमें समझने की जरूरत है। मैं बहुत बड़ा नहीं, लेकिन छोटा सा कॉस्ट कैलकुलेशन दिखाऊंगा आपको, क्योंकि सिर्फ पैसे ही मायने नहीं रखते, समय भी मायने रखता है। वो बात अलग है कि आप सोते समय गाड़ी चार्ज कर रहे हो, फिर दिन भर आपको कुछ नहीं लग रहा है, तो आपको पर किलोमीटर शायद 20 पैसे 30 पैसे ही लग रहे हैं iQube में, और एक्टिवा वहीं आपके 3 से 4 रुपए पर किलोमीटर निकाल रही है। फिर भी एक टेंशन बनी रहती है कि भाई रिफ्यूल करना है या चार्ज करना है। एक्टिवा वो चीज़ बहुत कम टेंशन आपको देगी कि भाई जब कांटा आ गया नीचे तो चलो वो पेट्रोल पंप में भर लेते हैं। फिर आपको लगा कि नहीं, अभी तो यार बहुत भीड़ है पेट्रोल पंप पे, कल भर लूंगा सुबह,
वो आपके पास एक हमेशा एक बफर रहता है, बट iQube वो नहीं देगी। iQube में पता है कि भाई अगर ये आप 10 किलोमीटर ही चलने वाली है तो आप कितना भी स्लो चला लो, कुछ भी चला लो, आपको है कि भाई चार्ज कर लेते हैं। और फास्ट चार्जिंग करोगे तो महंगी पड़ती है गाड़ियाँ, घर पे चार्ज करने के लिए घर ही पहुंचना पड़ेगा। अगर किसी दिन आपके यहाँ ज़्यादा बारिश हो गई तो ये गाड़ियाँ इन्वर्टर पे तो चार्ज होती नहीं है, तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो है वो, पेट्रोल पंप भी कभी कभी बंद हो जाते हैं। तो हम समझ रहे हैं भाई कि अगर गाड़ी आपको चार्ज करनी है तो आपके घर पे आप आराम से चार्ज कर पाएंगे। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि आप इनिशियल पेमेंट ज्यादा देते हैं, और इसका मैंने बहुत बार बताया कि लगभग 25 से 30 हजार किलोमीटर आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी, तब जाके आपकी कॉस्ट रिकवरी होगी। अब 25 से 30 हजार किलोमीटर जनरली गाड़ियां 3 सालों में चल लेती हैं। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान है तो ईवी आप देख सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, मैं क्यों बोलता हूं कि प्राइमरी गाड़ी है तो पेट्रोल ही होनी चाहिए, सेकेंडरी है तो फिर आप ईवी की तरफ जा सकते हो, क्योंकि रेंज एंजाइटी, बिल्कुल सत्य है, रेंज एंजाइटी जिस दिन आप ईवी घर लाएंगे उस दिन से रेंज एंजाइटी चालू होगी। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, आपकी गाड़ी 150 किलोमीटर चल सकती है फुल, मतलब पूरे बैटरी के एक चार्ज में। आपको उतनी चलानी तो नहीं है। आप अपने मोबाइल की बैटरी को 20 to 80 क्यों रखते हो? क्योंकि बैटरी की लाइफ स्पैन आपको बढ़ाना होता है। सेम चीज़ यहाँ भी लागू करोगे क्योंकि बैटरी तो नहीं बदलनी है आपको 2 साल में। तो फिर आपकी रेंज समझ लीजिए कि 40% वहाँ से काट रहे हो तो यहाँ से भी 40% काट लेना, लगभग 80 के आसपास आपकी टोटल रेंज आ जाएगी। तो ये 80 किलोमीटर का दायरा फिर आपको समझना है कितना चलना है। कभी कभी थोड़ा रिजर्व भी रखना पड़ेगा ना बैटरी आपको, कि भाई मैं वहाँ जा तो रहा हूँ लेकिन 25 किलोमीटर रिजर्व में रखता हूँ। दिखा रहा है स्क्रीन पे जो लिखा है 95, में बोलूँगा कि ये 60 ही चलूंगा मैं, क्योंकि थोड़ा बहुत रिजर्व रखना है, घर भी वापस आना है किसी भी इलाके से। तो वो सारी चीज़ें एक है, वो बहुत मैनेज करना पड़ता है। अगर आप उस चीज़ के लिए तैयार हो, थोड़ा सा झेल सकते हो तो जरूर कर लीजिए। बाकी जो लोग बोल रहे हैं बैटरी 2 साल में बदलनी पड़ी, तो बता दूं कि भाई 3 साल की लगभग वारंटी मिल जाती है, आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, तो बैटरी वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस हो जाती है। लेकिन समय लग जाता है, 2 हफ्ते से 1 महीने तक का समय लगेगा। पुणे जैसी सिटी में 2 हफ्ते लगे थे, तो आप समझिए कि जो नॉन मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है। और वो 1 महीने में जितना आप टैक्सी पे खर्च करेंगे या बस पे खर्च करेंगे, वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सर्विसिंग की। आइडियल कंडीशन, आपकी गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ, एक भी स्क्रैच नहीं आया, जो जनरली आजकल नहीं आते। लोग अपनी गाड़ी के ऊपर पीपीएफ करवा लेते हैं, ठीक है, पर स्क्रैचेस नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, आपने कहीं गाड़ी नहीं ठोकी, गाड़ी का एक भी पार्ट खराब नहीं हुआ, तो सर्विसिंग कैसी है? तो भाई कुछ सर्विसिंग फ्री मिलती है, जैसे कि 4 सर्विस ऑलमोस्ट फ्री मिल जाती है iQube के ऊपर भी, जो कि आपको 1 साल में खत्म करनी होती है, मतलब हर 4 महीने के बीच में होती है, तो थोड़ा 1 साल से ज़्यादा समय मिल जाता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ज़्यादा कुछ चीज़ें बदलती नहीं है, तो आपको अपफ्रंट कुछ देना ही नहीं पड़ता है। अगर एक्टिवा के केस में देखोगे तो आपको ऑयल का कॉस्ट देना पड़ता है। अभी हाल फिलहाल फर्स्ट सर्विसिंग हुई मेरी गाड़ी की, तो लगभग 600 रुपये लग गए। तो मेन मुद्दे की बात यह है कि सर्विसिंग में iQube बहुत पैसे कम खाएगी आपके, जबकि एक्टिवा थोड़े थोड़े करके खाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आने वाला है। मेजरली अगर आप बाहर से भी सर्विसिंग कराओगे या फिर 1 साल बाद जब फ्री सर्विसिंग खत्म हो जाती है, तो मैं आपको बता दूं ये कि कोई भी एक्टिवा वाला उससे भी पूछ लेना, जनरली 1200 से 1500 रुपये लगते हैं। ऑयल चेंज होता है, लेबर कॉस्ट लगता है, 1-2 चीज़ खराब होती हैं। कभी बेरिंग चली गई, तो कभी कुछ ये वाला ऑयल ख़त्म हो गया भाई, ब्रेक पैड्स चले गए आपके, कभी फ्रंट ब्रेक पैड्स चले गए, कभी वो एक वायर ख़राब हो गया कभी, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। गाड़ी है, मेंटेन करना महंगा होता है। जनरली लोग सोचते हैं कि 300 रुपये तो सर्विस कॉस्ट है, या 750 रुपये की सर्विसिंग करवा लेता हूँ। पार्ट्स है, बदलेंगे, और क्योंकि एक्टिवा के टॉप एंड वेरिएंट में एक डिस्क आता है, पीछे की तरफ डिस्क नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें बदलेगी। ये चीज़ आपको iQube में भी मिलेगी, लेकिन वहाँ पर इंजन ऑयल का अपफ्रंट कॉस्ट पूरा बच जाता है, आपको सिर्फ ब्रेक पैड्स वगैरह थोड़े चेंज करने पड़ते हैं, तो थोड़ा खर्चा कम ही पड़ता है मेंटेनेंस का। तो अगर आप मोटा पकड़ें, iQube एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, बहुत सारे कोई पार्ट्स तो है नहीं, उसके अंदर बैटरी वगैरह ही लगी हुई है, तो ये वो भी सॉफ्टवेयर पे चलती है गाड़ी, OTA पे अपडेट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता। लेकिन हो के भी 700 से 1000 रुपये का बिल ज़रूर आ जाएगा, तो कंपैरेटिवली कम ही है पेट्रोल गाड़ी की तुलना में, लेकिन आपको यहाँ पर खर्चा बड़ा आता है। और अगर आप सर्विसिंग कितने दिनों में होती है पूछेंगे, तो बिल्कुल हाँ, सिर्फ सर्विस है तो iQube बहुत फास्ट आपको मिल जाएगी, एक्टिवा के जितने ही टाइम में मिल जाएगी। लेकिन अगर कभी कोई पार्ट रिप्लेसमेंट की बारी हो कि भाई साइड पैनल, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि साइड पैनल चेंज हो जाता है, साइड पैनल चला गया, कुछ और चीज़ें पार्ट्स वो नहीं मिलते जल्दी, 2 हफ्ते, लगभग 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 4 दिन 5 दिन रखना पड़ता है गाड़ी, तो ये एक परेशानी आपको बनी रहेगी। हर 3 महीने 4 महीने के अंदर जब भी आप सर्विसिंग पे लेकर जाएंगे, अब आपके ऊपर आप कितना चलाएंगे। मुझे एक बंदा कमेंट करके बोल दिया था कि जब ईवी आएगी तो ज़्यादा भी तो चलाएंगे क्योंकि सस्ती पड़ रही है, ऑफ कोर्स, तो उस हिसाब से मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ता जाएगा आपका। जो चीज़ें पेट्रोल गाड़ी में आपको हर 4 महीने में करवानी थी, आप यहाँ 2-2 महीने में करवाएंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाओगे। अब एक बहुत बड़ी बात आती है कि भाई रीसेल का क्या? अभी तो आप कह रहे हो कि
ये पैसे बचा लेगी, चलो आपकी गाड़ी 3 साल में रिकवर कर ली पैसे और अगले 3 साल में आपको 50-60 हज़ार रुपये बचा कर भी दे दी, फिर रीसेल का क्या? तो पहली बात, अगर ये सोच रहे हो कि 6 साल रखना गाड़ी, तो फिर रीसेल सोची क्यों रहा? 6 साल 7 साल के बाद रीसेल करने जाओगे तो आपकी गाड़ी ऑलमोस्ट फ्री हो चुकी है। एक्टिवा के केस में क्योंकि पेट्रोल गाड़ियाँ हैं, इनका अच्छा खासा बिजनेस चलता है और वो रीसेल में अच्छी खासी बिक जाती है। पर E20 फ्यूल जो आया है, आपने इसके बारे में सुन ही लिया होगा, काफ़ी हो हल्ला मच गया है इसका। तो इंजन जो है, अगर E20 कंप्लायंट है आपका, अभी ले रहे हो गाड़ी तो दिक्कत नहीं है। पुरानी गाड़ी अगर, या फिर आप पुरानी कोई सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हो तो सोच समझ के लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपकी गाड़ी में जंग लगने वगैरह के खतरे हो सकते हैं। तो अभी अगर आप गाड़ी लोगे, अगले 5 से 6 साल के बाद एक्टिवा शायद थोड़े अच्छे प्राइस में बिक जाए और iQube के प्राइजेस बिल्कुल आपको रीसेल में उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। ऐसा क्यों कह सकते हैं दावे के साथ? क्योंकि ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ये आगे चल के और सस्ती हो जाएगी, बैटरीज वगैरह सस्ते होंगे। आप देख रहे हो प्राइस कट लगातार होते जा रहे हैं, तो ये होंगे और शायद ईवी बहुत सस्ती आएंगी, बहुत अच्छी रेंज के साथ आएगी। 2 साल पहले अगर आपको ईवी बाइक लेने जा रहे थे तो आपको 100 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज मिल रही थी। इवन इन iQube भी आपको 100 किलोमीटर नहीं दे पा रहे थे ये, लेकिन अब इनके पास वो बैटरी पैक है कि आपको 212 तक की क्लेम वाली बैटरी पैक और मोटर दे पा रहे हैं। तो आप समझिए कि मे बी नेक्स्ट 4 ईयर से 5 ईयर्स वो 500 किलोमीटर प्लस की रेंज भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, तब शायद आपकी गाड़ी की वैल्यू उतनी ना हो। अब ये सारी बात बताने के पीछे कारण ये था कि आपको पता चले कि भाई लेने के बाद कितने झंझट हो सकते हैं। अब हम इस बात पर आते हैं, क्लैरिटी पर आते हैं कि कौन सी लेनी चाहिए। अगेन, जो शुरुआत में कहा था वही बात कि अगर प्राइमरी गाड़ी है, थोड़ा रिस्क लेने से बचना। अगर रीसेल के बारे में सोच कर ले रहे हो तो बच जाना। जैसे मैं गाड़ी लेता हूं, मैं रीसेल के बारे में नहीं सोचता। इवन मेरी गाड़ी खड़ी रहेगी मेरे घर में 15 साल, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अगर आपकी भी ये थिंकिंग है, बिल्कुल आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी पे जा सकते हो, लेकिन हर समय रेंज एंजाइटी रहेगी, वो भी समझना। स्कूटर के मामले में इतनी झंझट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जनरली सिटी एराउंड्स के लिए ज़्यादा होती है, ये कभी हाईवेज के लिए नहीं होती है। और ऐसे में एक इलेक्ट्रिक गाड़ी बहुत हद तक आपके लिए काम कर सकती है। और मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा टीवीएस पर इसलिए हो जाता है इलेक्ट्रिक्स में, क्योंकि टीवीएस का नेटवर्क बड़ा है और सर्विसिंग वगैरह इजी मिल जाती है, भरोसा एक उन्होंने बनाया हुआ है। तो रोज का 20 से 40 किलोमीटर अगर आपका ट्रैवल है कि भाई इतना घूम लेता हूँ, टीवीएस iQube आपके लिए बढ़िया है। घर पे चार्जिंग कर सकते हो, आप किराए पे नहीं रहते हो, फिर वहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है जहाँ पे चार्ज कर पाओगे, बहुत बढ़िया है। फास्ट चार्जिंग ज़्यादा करने की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आपके अपफ्रंट भी पैसे जा रहे हैं और बाद में भी पैसे जाएंगे। और ओकेशनली अगर आपके पास गाड़ी नहीं भी है तो भी चल जाएगा कि भाई कभी चलो ऑटो से घूम लेंगे, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, आप ईवी ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी एक मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ है कि मुझे गाड़ी चाहिए डेली बेसिस पर, मुझे ये करना है वो करना है, मुझे जाना ही होता है, 100 किलोमीटर भी हो जाता है, कभी 20 किलोमीटर भी जाता है, कभी 150 किलोमीटर भी जाना पड़ जाता है, चार्जिंग के लिए स्ट्रक्चर नहीं है, सर्विसेज मुझे बहुत फास्ट चाहिए होती, पार्ट्स के लिए मैं वेट नहीं कर पाऊंगा, और प्रेडिक्टेबल रीसेल है, तो मैं बोलूंगा ईवी की तरफ जाने का कोई मतलब नहीं है। आप चुपचाप एक पेट्रोल गाड़ी लीजिए, थोड़ा स्लो चलेंगे, इकोनॉमी वाला जो मीटर होता है उसमें चलेंगे, आपकी गाड़ी मस्त एवरेज भी निकाल कर देगी आपको और बहुत ही अच्छे से सर्विस देगी आपको, रीसेल भी तगड़ा हो जाएगा और आप एक अच्छा डिसीजन लेंगे। आई थिंक इससे आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, और जिन लोगों के पास iQube या एक्टिवा है उनको अपनी गाड़ी में क्या परेशानी आ रही है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि मेरे बाकी व्यूअर्स कमेंट्स पढ़कर ये समझ जाए कि यार हाँ ये लेनी है या लेनी है। Thank you.